नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम और स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पंचायती राज का टॉपिक पे बात कर रहे थे और पंचायती राज के टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कमेटीज़ के बारे में देखा था कि किस तरीके से कमेटी बना और वो कमेटी ने जो है पंचायतों के विकास क्रम में या पंचायतों के सुधार को लेके क्या क्या उन्होंने सजेशन दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पंचायतों के विकास क्रम के बारे में भी देखा था कि सबसे पहले जो है पंचायतों का गठन कहाँ पे किया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे पंचायतों का किस तरीके से विकास किया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि पंचायत के स्तर पर जो है किस तरीके की व्यवस्था दिखाई देती है। तो भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया है, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है, कुछ राज्यों में जो है 4 स्तरीय दिखाई देती हैं। तो सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तो उसके अलावा हम लोगों ने 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया और 24 अप्रैल को जो है पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाग 9 में जो है 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और वो अनुच्छेद जो थे पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 से 243O तक ये आर्टिकल्स थे। आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 243 के बारे में। अगर अनुच्छेद 243 के बारे में आएंगे तो 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, ग्राम सभा। अब आइए देखते हैं कि बेसिकली ग्राम सभा है क्या। तो ग्राम सभा में अगर आप आएंगे तो ग्राम सभा को इस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम का मतलब समझ रहे हैं, इस अधिनियम का मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो संवैधानिक दर्जा क्या किया गया, प्रदान किया गया। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा क्या किया गया, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ग्राम सभा होता क्या है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्राम सभा क्या होता है, निम्न में से ग्राम सभा किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ग्राम सभा का मतलब यह है कि किसी गांव में निर्वाचक नामावली में दर्ज लोगों के नामों को मिलाकर नामों को जो है किस में शामिल किया जाता है, ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। या किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा डिफिनीशन, ऐसे ही सीधे पूछ देता है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों की सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस गांव में जितने भी लोग हैं और उनका नाम अगर निर्वाचक नामावली में दर्ज है तो उन सभी लोगों को ग्राम सभा के अंतर्गत क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि निर्वाचक नामावली में उनका नाम क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। उन सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से जो है ग्राम सभा के नाम से जो है जानते हैं।
नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग 243A के बारे में देख रहे थे कि उसके अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में क्या किया गया, बताया गया। अब हम लोग आर्टिकल 243B के बारे में देखें। अनुच्छेद 243B। 243B में अगर आप आएंगे तो 243B के अंतर्गत पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पंचायतों के गठन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। और हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि जो पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया, और हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले सर्वप्रथम पंचायतों का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। नागौर जिले से क्या किया गया? तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 243B के अंतर्गत पंचायतों के गठन की बात की गई, और धीरे धीरे पंचायतों के जो है गठन के विकास को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे आर्टिकल 243C पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। पंचायतों की संरचना के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। तो पंचायतों की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। तो आइए देखते हैं पंचायतों की संरचना भारत में कैसी दिखाई देती है। अगर पंचायतों की संरचना पे आएंगे तो पंचायतों की संरचना कैसी है भारत में? तो त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय संरचना दिखाई देती है। त्रिस्तरीय संरचना। और ये त्रिस्तरीय संरचना कौन से कमेटी के द्वारा सुझाव दिया गया था? तो उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी? बलवंत राय मेहता कमेटी। कब बनाया गया? 1957 में इसको क्या कर दिया गया? बनाया गया। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय संरचना की बात की, या स्ट्रक्चर की बात की। अब त्रिस्तरीय संरचना पे अगर आप आएंगे तो गांव के स्तर पर विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जो है सेक्टर पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत का क्या किया गया? बात किया गया। आइए देखते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या मध्य स्तर पर प्रखंड पंचायत,
या सेक्टर पंचायत, सेक्टर पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे संरचना के स्तर पे तो पूरे भारत में जो है पंचायतों के स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना को क्या किया गया, विकसित किया गया। त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई। इसके अलावा इसमें आर्टिकल 243C के अंतर्गत जो संरचना की बात की गई थी, इसमें एक कंडीशन ये रखा गया, एक कंडीशन ये रखा गया कि जिस राज्य की जनसंख्या, नोट करके ले लीजिएगा, जिस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ पर पंचायतों के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर, वहाँ पर पंचायतों के स्तर पर मध्य स्तर का गठन नहीं होगा, मध्य स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। तो मध्य स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मैंने क्या बताया कि पंचायती राज स्तर पर, पंचायतों स्तर पर बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई थी और पंचायतों में त्रिस्तरीय संरचना को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन यह भी कंडीशन बताया गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से क्या होगी, कम होगी, वहाँ पर पंचायतों के स्तर पर मध्य स्तर का गठन करना जरूरी नहीं है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो पूरे भारत में जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है। कहने को तो कहा जाता है कि पूरे भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन अगर आप जाएंगे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में जो है 4th लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है, पंचायतों के स्तर पे दिखाई देता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अपवाद क्या है, बंगाल। इसके अलावा भी अपवाद है, लेकिन अगर बंगाल में आप आएंगे, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, 4th लेवल स्ट्रक्चर। तो 4th लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे पंचायतों के स्तर पे त्रिस्तरीय व्यवस्था, लेकिन बंगाल में जो है 4 स्तरीय व्यवस्था क्या होती है, दिखाई देती है। जिसमें अगर आप आएंगे तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद अंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो वेस्ट बंगाल में जो है 4th लेवल स्ट्रक्चर पंचायतों के स्तर पे दिखाई देगा। ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला पंचायत क्या होगा, दिखाई देगा। तो वह त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो इस तरीके से आपको क्या होता है, दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल 243D, 243D, तो 243D के अंतर्गत आप आएंगे तो यहाँ पे पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है।
पंचायतों में आरक्षण। तो रिजर्वेशन इन पंचायत, तो पंचायतों के स्तर पर रिजर्वेशन की बात किया गया है, आरक्षण का बात किया गया है। तो अगर आप आरक्षण पे अगर आप आएंगे तो यह आरक्षण किसके लिए किया गया है? यह आरक्षण SC ST एवं वोमेन, महिलाओं के लिए। तो SC ST वोमेन या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए क्या किया गया है? पंचायतों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो महिलाओं के लिए कुल स्थानों का, महिलाओं के लिए कुल स्थानों का एक तिहाई सीट आरक्षित करने की बात की गई है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 243D के अंतर्गत पंचायतों में आरक्षण या रिजर्वेशन की व्यवस्था, जिसमें SC ST और महिलाओं के लिए कुल स्थानों का एक तिहाई सीट आरक्षण की बात की गई है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है आर्टिकल 243E। 243E पे अगर आप आएंगे तो 243E के अंतर्गत पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताया गया। पंचायतों का कार्यकाल, तो पंचायतों का कार्यकाल अगर आप आएंगे या टर्म पे आएंगे तो जो पंचायतों का कार्यकाल या टर्म है वह पहले बैठक से, प्रथम बैठक से 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। आर्टिकल 243E 243E के अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल के बारे में बताया गया है और इनका कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्षों के लिए किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 243F, तो 243F के अंतर्गत जो है क्या बताया गया है? तो 243F के अंतर्गत जो है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं बताई गई हैं। तो किस किस आधार पर जो है सदस्यों को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, तो उसके बारे में आर्टिकल 243F में क्या किया गया है, बताया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 243G में, आर्टिकल 243G, तो आर्टिकल 243G के अंतर्गत बताया गया है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, सदस्य प्राधिकार, राज्य विधानमंडल को
को यह शक्ति प्रदान की गई है, यह शक्ति प्रदान की गई है। तो इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पूछा भी गया है कि पंचायतों के लिए कानून बनाने का अधिकार, तो पंचायतों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये ध्यान रखिएगा, पंचायतों के लिए कानून बनाने का अधिकार, पंचायतों के लिए कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका के पास है, राज्य विधायिका के पास है। तो इस प्रकार अगर जो है किसी प्रकार का कानून पंचायतों के लिए बनाना है तो वह कौन बनाएगा? राज्य विधायिका। राज्य विधायिका स्टेट लेजिस्लेटिव क्या करेगा? उसके लिए कानून बनाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, यह ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि पंचायतों के लिए कानून बनाने का अधिकार तो संसद के पास नहीं है, किसके पास है? राज्य विधायिका के पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव के पास जो है पंचायतों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार के अंतर्गत जो शक्तियां इनको प्रदान की गई है उसके लिए अगर आपको पता होगा, हम लोगों ने बात किया था कि एक 11वीं अनुसूची बनाई गई है, 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया है, 29 विषयों को रखा गया है। और ये 29 विषय कौन दिया है इसको? स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, दिया है, राज्य विधायिका ने दिया है कि आप ये 29 सब्जेक्ट पर, 29 विषयों पर क्या कर सकते हैं, अपने लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन फाइनली कानून कौन बनाएगा पंचायतों के लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव। लेकिन इन 29 विषयों पर वो क्या है? स्वतंत्र है। वो 29 विषय में जैसे जो है लिख लें, एग्रीकल्चर या कृषि, कृषि के बाद अगर आप आएंगे तो लैंड डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट या भूमि विकास, बाजार और मेले, बाजार और मेले, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण। अगर ये सारे टॉपिक्स आप आएंगे तो पंचायतों के स्तर पे दिखाई देता है। कृषि के विकास के लिए लैंड डेवलपमेंट या जो है ज़मीन विकास के लिए, बाज़ार और मेले आप देखते होंगे कि गांव में जब मेले लगते हैं या फेस्टिवल कोई आता है तो उस मेलों में जो कर की उगाही करी जाती है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो इन्हीं पंचायतों के द्वारा ही क्या किया जाता है, टैक्स का कलेक्शन किया जाता है, जिससे वहाँ के विकास कार्यों में उस पैसे का यूज किया जा सके। तो उस पर टैक्स लेने का अधिकार, उस पर किसी प्रकार का कार्य करने का अधिकार किसके पास है? पंचायतों के पास है। तो ऐसे 29 सब्जेक्ट हैं जिसके लिए उनको अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 243H, आर्टिकल 243H। आर्टिकल 243H पे आएंगे तो H में यही बताया गया है कि 29 विषयों में कुछ विषयों पर जैसे मेला पर करों की उगाही करने का अधिकार, तो करों की उगाही करने का अधिकार अगर आप आएंगे तो यह भी जो है उनको अधिकार दिया गया है कि आप जो है अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, करों की उगाही या टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आएंगे
आर्टिकल 243I 243I, तो 243I के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन या जो है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का मतलब क्या कार्य है? राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? यह जो है राज्य और पंचायतों के बीच करों के बंटवारे को लेकर सलाह देता है। उसके अलावा कौन कौन से वैसे क्षेत्र हैं जहां से करों की उगाही की जा सकती है, यह वैसे क्षेत्रों पे भी ध्यान आकर्षित करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राज्य वित्त आयोग जो स्टेट फाइनेंस कमीशन एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इस संस्था का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 243I के अंतर्गत किया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे संवैधानिक संस्था के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। गठन गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अगर इसका टर्म आएंगे कार्यकाल, तो टर्म या कार्यकाल पे आएंगे तो इसका कार्यकाल या जो टर्म होता है वह 5 वर्ष, 5 ईयर, 5 वर्षों का इसका क्या होता है? टर्म होता है, कार्यकाल होता है। तो इस प्रकार स्टेट फाइनेंस कमीशन या राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल गवर्नर के द्वारा किया जाता है। टर्म कार्यकाल इसका 5 वर्षों का होता है। इसका कार्य यह है कि यह राज्य सरकार और पंचायतों के बीच जो है करों के डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पे सलाह देना। उसके अलावा ऐसे नए क्षेत्रों की पहचान कराना जहां से टैक्स का कलेक्शन किया जा सके। ये सभी कार्य किसके हैं? स्टेट फाइनेंस कमीशन के। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो सेंट्रल लेवल पे, अगर आप आएंगे तो केंद्र स्तर पे, केंद्र स्तर पर या सेंट्रल लेवल पर एक फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। उस फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद है 280। वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 280। इसका भी जो टर्म है, कार्यकाल या टर्म कितना है? तो 5 ईयर, 5 ईयर का इसका क्या है? टर्म है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जैसे यहाँ पे गठन कौन करता है? इसका गवर्नर करता है। तो इसका गठन जो है कौन करता है? तो इसका गठन प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है? इसका गठन किया जाता है। इसका भी कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि यह भी जो है केंद्र सरकार को सलाह देता है करों के मामले में। उसके अलावा यह जो है इसका कार्य यह है केंद्र और राज्य के मध्य करों के बंटवारे को लेके जो है सलाह देना। ये सारे कार्य जो है सेंट्रल स्तर पे फाइनेंस कमीशन और स्टेट लेवल पे जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य वित्त आयोग के द्वारा क्या किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 243I। आर्टिकल 243I पे अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत जो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। राज्य निर्वाचन आयोग,
या स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो राज्य निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत। राज्य निर्वाचन आयोग को अपॉइंट या गठन कौन करता है? तो इसका गठन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो राज्यपाल जो है राज्य निर्वाचन आयोग का क्या करता है? गठन करता है। इसका कार्य क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है। पंचायतों का चुनाव कराता है। तो पंचायतों का चुनाव या कौन कराता है? तो पंचायतों का चुनाव जो है किसके द्वारा कराया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जैसे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत है, उसी तरीके से अगर केंद्र स्तर पे आप आएंगे, केंद्र के स्तर पे, केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर जो है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग। तो इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग पे अगर आप आएंगे तो निर्वाचन आयोग के लिए आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 324 324 अनुच्छेद के अंतर्गत सेंट्रल लेवल पर निर्वाचन आयोग की बात की गई है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उसके अलावा निर्वाचन आयोग जो है त्रिसदस्यीय है। त्रिसदस्यीय का मतलब इसमें एक क्या है? अध्यक्ष या एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अन्य आयुक्त या दो अदर कमिश्नर। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह कैसे है? त्रिसदस्यीय है, संवैधानिक है। आर्टिकल 324 में बात किया गया इसके बारे में। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य, इलेक्शन कमीशन का कार्य यह है कि वह जो है इलेक्शन को कराए। इलेक्शन का मतलब जैसे लोकसभा का इलेक्शन कराना, विधानसभा का इलेक्शन कराना, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, इन सभी का इलेक्शन कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है। उसके अलावा इनके लिए सूचना, डेट कौन जारी करता है? तो प्रेसिडेंट के माध्यम से राष्ट्रपति जारी करता है, प्रेसिडेंट के माध्यम से निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? जारी करता है। उसके अलावा इनका कार्य क्या है? कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है, इस बात का प्रमाण पत्र देना। उसके अलावा पार्टियों को जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करना, वोटर लिस्ट को अपडेट करना कि वोटर लिस्ट में कितने नए लोगों को शामिल करना है और वोटर लिस्ट से कितने लोगों को बाहर करना है। ये सारा कार्य जो है कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी क्या करता है? यह आवंटित करता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है केंद्रीय स्तर पर एक संवैधानिक संस्था बनाया गया है, जिसका कार्य इस स्तर पे आपको क्या होता है? दिखाई देता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है एक कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्था है। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
तो हम लोग पंचायतों के बारे में बात कर रहे थे, पंचायतों के बारे में भाग 9। तो भाग 9 के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि भाग 9 या पार्ट 9, भाग 9 या पार्ट 9, भाग 9 या पार्ट 9 का लागू न होना, का लागू न होना मीन्स कि ये पार्ट 9 जो है कहाँ कहाँ लागू नहीं होता, वैसे क्षेत्रों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। यह बात आर्टिकल 243M के अंतर्गत बताई गई है। आर्टिकल 243M में यह बताया गया है कि भाग 9 से संबंधित प्रावधान, भाग 9 से संबंधित प्रावधान, संबंधित प्रावधान कुछ राज्यों में लागू नहीं होंगे, कुछ राज्यों में लागू नहीं होंगे। तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, इसको जो है हम लोग देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो है यह भाग 9 पार्ट 9 लागू नहीं होता। उसके अलावा मणिपुर के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर, मणिपुर के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जिला परिषद विद्यमान है, जहाँ जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला परिषद क्या है, इन्वॉल्व है या विद्यमान है, तो वहाँ पे भी जो है पंचायत या भाग 9 लागू नहीं होता। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने देखा आज की क्लास में कि पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार के आर्टिकल्स के बारे में। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि भाग 9 जो है कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। तो लागू नहीं होता, ये इसके एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या कर दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा निर्वाचन के बारे में देखेंगे, इलेक्शन के बारे में देखेंगे कि आखिर जो प्रधान का चुनाव होता है वह कैसे होता है। तो उस प्रधान के चुनाव के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव या इलेक्शन। तो ग्राम प्रधान का चुनाव या इलेक्शन, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि ग्राम प्रधान बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो अगर आप आएंगे तो चुनाव में सबसे पहले तो ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन या क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। तो ग्राम प्रधान को चुनने के लिए जनता क्या करती है, उस गांव के ग्राम सभा में उस गांव के निर्वाचक नामावली में शामिल लोगों के समूह जो होते हैं, जिनको ग्राम सभा का नाम दिया जाता है, उन ग्राम सभा के द्वारा जो है क्या किया जाता है, ग्राम प्रधान चुना जाता है। उसके अलावा अगर आप चुनाव ग्राम सभा के
ग्राम प्रधान के लिए योग्यता के स्तर पे आएंगे तो योग्यता क्या है? योग्यता है उस गांव के निर्वाचक नामावली में नाम होना आवश्यक। तो क्या होना चाहिए? उसमें निर्वाचक नामावली या वोटर लिस्ट में उनका नाम क्या होना चाहिए? होना आवश्यक है। जिस भी गांव से अगर आपको जो है ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो उस गांव के वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 21 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरा कर चुका हो। 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 21 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरा कर चुका हो। तो यह जो है ग्राम प्रधान का क्या है? चुनाव। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो बीडीसी, जो बीडीसी का चुनाव होता है तो बीडीसी का चुनाव भी कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। इसमें जनता क्या करती है? अपने वार्ड मेंबर्स, अपने वार्ड से जो है बीडीसी को डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से क्या करती है? चुनती है। यह बीडीसी किसको इलेक्ट करते हैं या किसको चुनते हैं? तो यह जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख का जब वोटिंग होता है, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए जब वोटिंग होता है तो उसमें हम आप वोट नहीं करते, जनता वोट नहीं करती। कौन वोट करता है? बीडीसी करता है। तो इस प्रकार बीडीसी के द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन कैसे होगा? तो ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन के लिए जो है इनडायरेक्ट, कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, या जिसे अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जानते हैं। तो ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष, बीडीसी का चुनाव प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, और ब्लॉक प्रमुख का जो है इलेक्शन जो है कैसे होता है? तो ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता नहीं चुनती। जो जनता के द्वारा चुने गए बीडीसी होते हैं उनके द्वारा जो है ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने पंचायती राज का टॉपिक क्या कर लिया? पढ़ लिया। इसमें भाग 9 के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई थी। अब हम लोग पार्ट 9A के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। पार्ट 9A या जिसे आप लोग बोल सकते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आइए जो है, अभी तक हम लोग ग्रामीण प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग नगरीय प्रशासन के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो नगरीय प्रशासन में अगर आप आएंगे तो नगर पालिका के बारे में क्या करेंगे? हम लोग बात करेंगे। नगर पालिका को भाग, कौन से भाग में रखा गया है? भाग 9A या भाग 9A में रखा गया है। और नगर पालिका के लिए एक अनुसूची बनाई गई है, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 12 शेड्यूल बनाया गया है। और इस 12 शेड्यूल को कब जोड़ा गया है? तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची बनाई गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका को या नगरीय प्रशासन के बारे में बताया गया। उसके अलावा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया है। कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? 18 सब्जेक्ट, 18 विषयों को रखा गया है। और इन 18 विषयों पर अधिकार जो है, रूल तैयार करने का, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? नगर पालिका के पास या म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें जो नगर पालिका का प्रशासन है या नगरीय स्तर पर अर्बन एरियाज में जो प्रशासन है, इस टॉपिक को हम लोग जो है कल के लेक्चर में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आशा करते हैं आज के क्लास में हम लोगों ने पंचायतों के स्तर पे जो भी आर्टिकल्स को डिस्कस किया वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आपको उसका आंसर वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। और उसके अलावा आप प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे
हम लोगों के अंदर और बेहतर मोटिवेशन हो और उसके पश्चात हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट के साथ प्रस्तुत हो सके। तो थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।